So we'll start with first topic of semiconductor devices of 12th. तो so far if you remember हमने जो लास्ट लेक्चर था वो बेसिकली इंट्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर्स का, इन विच वी हैव सीन ऑल द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सो आई एक्सपेक्ट कि तुमको भी अच्छे से पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक इज सेमीकंडक्टर विच इज़ ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म, वहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी हम लोग ऐड नहीं करते हैं. एंड देन वी ऐड इम्प्योरिटी बिकॉज प्योर सेमीकंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर वॉट एवर द वैल्यू ऑफ करंट वी गेट इज टू स्मॉल फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस. हेंस वी डोप. डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी. और रिमेंबर जो इम्प्योरिटी हम ऐड करें दैट इज कॉल्ड एज डोपेंट. दो टाइप के इम्प्योरिटी हम लोग डोप करते हैं, ट्रैवलेंट एंड पेंटावलेंट. ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी डोप किया उसको बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर पेंटावलेंट किया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर. देन इफ़ यू सी, इफ़ आई टेक अ बेस मटेरियल, हाफ पार्ट में मैंने पी टाइप मतलब ट्रैवलेंट, हाफ पार्ट में मैंने पेंटावलेंट डोप किया तो बन जाता है एन टाइप. तो देयर इज a substance semiconductor, half part of which is p type, half part of which is n type. तो ये p और n जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे दैट इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन, और इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड. तो पी एन जंक्शन डायोड याद रखना, यू हैव टू इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स. तो पी एन बीच में जंक्शन है, पी एन जंक्शन डायोड. वहाँ पे बनता है एक डिप्लीशन रीजन. Depletion region is a small region on both sides of the junction where there is shortage of moving charges, right? और एक जो depletion region है इसके across you have a potential which is called as barrier potential. हम जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करते उसको बोलते हैं unbiased, no bias. Unbiased PN junction diode. बाइसिंग करना मतलब बैटरी कनेक्ट करना, और बैटरी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं. P type connected to positive and N type connected to negative, that is called as forward bias PN junction. Of course, PN junction diode. Under forward bias condition, you get large current across the junction. Of course, after barrier potential, क्योंकि VB barrier potential की वैल्यू क्रॉस होने के बाद तुमको लार्ज करंट मिलता है. For silicon it is 0.7 and for germanium it is 0.3. अपने अपने ख्यालों में नहीं, इधर ध्यान होना चाहिए. Good. And then the diode is called as switch on because it allows large current to pass through. फिर अगर हमने पोलैरिटीज चेंज कर दिए, मतलब P टाइप कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और N टाइप कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस. और बाय द वे फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होता है, फॉरवर्ड बायस में बढ़ता है. और इन केस ऑफ रिवर्स बायस में बढ़ता है. और रिवर्स बायस में रिमेंबर देयर इज नो करंट अक्रॉस द जंक्शन, सो इट एक्ट्स एज स्विच ऑफ. हम अगर रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते गए तो एट सम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज यू गेट अ वेरी लार्ज करंट विच कॉल्ड एज ब्रेक डाउन. इतना अगर बैकग्राउंड पता है तो नाउ वी आर रेडी टू गो अहेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12 सेमीकंडक्टर्स. वो बेसिकली आपको नोट्स में टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन बोल के दिया है, लेकिन दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर सर्किट. तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर बेसिकली नाम में है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है. तो सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड व्हाट आर रेक्टिफायर्स. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, होता यह है कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो AC सप्लाई है 230 वोल्ट्स इन इंडिया एट 50 हर्ट्ज. अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वोल्टेजेस पे आता है, बट वी हैव 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज ऑफ AC. लेकिन हमारे घर के जो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है दे वर्क ऑन अ DC सप्लाई. गुड. तो फिर ऐसा AC सप्लाई क्यों किया? दो रीज़न है. AC को प्रोड्यूस करना और AC को ट्रांसमिट करना दोनों ही कॉस्ट इफेक्टिव है. सो टू प्रोड्यूस AC एंड टू ट्रांसमिट AC इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ AC इज कॉस्ट इफेक्टिव. और अगर आपको याद होगा DC के ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है I2R लॉस, so there is a lot of loss in terms of energy क्योंकि हीट जनरेट होगा एंड there is a loss. बट रिमेंबर टू ट्रांसमिट AC लॉस कम होता है जिसको तुम I2R लॉस बोलते हो. दैट इज़ द रीज़न यू मस्ट नो कि उस रीज़न की वजह से AC सप्लाई होता है. लेकिन हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट किस पे वर्क करते हैं? DC पे. सो द प्रोसेस ऑफ conversion of AC
एज आई टोल्ड यू कि सप्लाई में आ रहा है एसी, तुमको रिक्वायरमेंट है डीसी का, तो हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट एसी पे तो वर्क करने वाले हैं नहीं, तो एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी में। बस इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, इनटू डीसी वोल्टेज is known as rectification, is known as rectification. A device which converts AC to DC is called as a rectifier. So device का नाम rectifier है, process का नाम rectification है. A device which converts AC to DC, of course AC voltage to DC voltage, is known as a rectifier. Good. Okay, so let us now understand the full process of rectification. और यहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो आई विल अवॉइड राइटिंग अ लॉट ऑफ थ्योरी। मैं जहाँ रिक्वायर्ड है उतना ही लिखने वाला हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ थ्योरी हियर। सबसे पहले देखो, हमको ब्लॉक डायग्राम देखना है। ब्लॉक डायग्राम मतलब बेसिकली वी विल जस्ट शो द एलिमेंट्स कि पूरे प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, और हर एक एलिमेंट का डिटेल में स्टडी होगा फर्दर अपकमिंग टॉपिक्स में। तो इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन सबसे पहला एलिमेंट होता है ट्रांसफार्मर। और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए, क्योंकि देखो 230 वोल्ट का सप्लाई है हमारे पास, लेकिन रिमेंबर हमारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे डू नॉट वर्क ऑन 230, दे वर्क मोस्टली ऑन अ वोल्टेज विच इज़ लेस देन 230। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, अप्लायंसेज यूज़ करते हो, वो 100 वो लगभग 180 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट 80 वोल्ट ऐसे पे काम करते हैं, तो 230 से कम पे काम करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो तुम देख रहे हो वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर, और आपको याद होगा मैंने आपको ट्रांसफार्मर 2 टाइप के बताए थे, याद है क्या? कौन से 2 टाइप के? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, तो ये इनपुट है, दिस इज इनपुट। यहाँ पे हमारे पास लेस नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये आउटपुट है। ये इनपुट टू द ट्रांसफार्मर है, ये आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर है। हम रिमेंबर डायरेक्ट इनपुट हम हमारे डिवाइस को देते ही नहीं है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू सप्लाई 230 का आ रहा है और हमको रिक्वायर्ड है लेस वोल्टेज, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली गिव इनपुट टू द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग। तो पहले ट्रांसफार्मर होता है, और साथ साथ में पैरेलली मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करते जाऊँगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड वेव फॉर्म्स ऑल्सो। तो यहाँ पे यू हैव इनपुट पे ऑफ कोर्स साइन वेव, क्योंकि एसी सिग्नल था, तो ईएमएफ वर्सेस टाइम या वोल्टेज वर्सेस टाइम जो भी प्लॉट करना हो वो कर लो। ओके, देन यू हैव लाइक दैट, ऐसा वेव फॉर्म है। गुड। और ऑल्सो ऑफ कोर्स रिमेंबर हमारे घर का सप्लाई आता है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, तो वो यू मस्ट रिमेंबर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज में 230 वोल्ट RMS वैल्यू है, इट इज़ नॉट अ पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिखाने से मतलब है। ट्रांसफार्मर ने सिर्फ स्टेप डाउन करने का काम किया है, मतलब वेव फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, वेव फॉर्म जो था वही है, सिर्फ स्टेप डाउन हुआ है, मतलब बस वोल्टेज कम हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन वेव को मतलब ऑल्टरनेटिंग सिग्नल ही दिखाया। इनपुट पे AC, आउटपुट पे भी AC ही है, सिर्फ स्टेप डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाया मैंने। इज इट क्लियर? पक्का बहुत थ्योरी है, तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद हमको प्रोसेस स्टार्ट करना है रेक्टिफिकेशन का, और रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डायोड रेक्टिफायर्स। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग तुमको पता होना चाहिए अच्छे से, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसलिए बोला था मैंने दैट यू हैव टू नो दिस। तो अब ये काम करेंगे। इसके बाद हमारे पास है रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर डिटेल में अगला ही टॉपिक आ जाएगा। तो दिस इज अ डायोड रेक्टिफायर,
डायोड रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, दैट वी विल आल्सो सी इन डिटेल, बट फिलहाल you have a diode rectifier. Okay, so this is a diode rectifier. Good, doesn't matter, just a minute. Okay, okay, so you have this as diode rectifier. Good. Now अब थोड़ा और अच्छे से सुन लेना और समझ लेना. देखो रेक्टिफायर क्या काम करता है बताओ मेरे को, मैंने भी बताया ना. व्हाट डज रेक्टिफायर डू? टू कन्वर्ट एसी टू डीसी. परफेक्ट. तो हमको है ना ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट है, वैसे डायोड रेक्टिफायर का इनपुट जो है वो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है. ट्रांसफार्मर का आउटपुट गोज एज इनपुट टू द रेक्टिफायर. हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो डायोड का रेक्टिफायर का आउटपुट है वो ऐसा होना चाहिए, डीसी. क्योंकि वी एक्सपेक्ट दैट यू गेट अ प्योर डीसी सिग्नल. और डीसी सिग्नल इज अ कांस्टेंट सिग्नल, डज नॉट वेरी विद टाइम. क्लियर है तब? गुड. ऐसा होता नहीं है, डजंट हैपन. यू हैव मिक्स्ड एसी हियर. गुड. हाँ, फिर इसको डीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे ना नेगेटिव वोल्टेज भी था, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो डीसी आउटपुट है उसमें एसी का कुछ कंपोनेंट रह गया. ये तो हो तो गया डीसी अभी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव पार्ट गया, यू हैव ओनली पॉजिटिव, बट इट हैज सम फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी. इस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी को बोलते हैं हम लोग रिपल. क्या बोलते हैं? रिपल. वो आगे डिफाइन करना ही है. गुड. क्लियर है तक? पक्का पक्का. गुड. तो अब हमको तो चाहिए कांस्टेंट डीसी. वी वांट टू हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डीसी. तो फिर वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डीसी जनरेट करने के लिए हम लोग लगा देते हैं कैपेसिटर फिल्टर. इसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं. वैसे सर्किट वर्किट नहीं है, ये एक सिंगल कैपेसिटर से काम हो जाता है, पर बोलने के लिए इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट. तो बोलने के लिए इसको बोल दिया फिल्टर सर्किट. इट इज जस्ट अ सिंगल कैपेसिटर. फिर आ गया फिल्टर. गुड. अब फिल्टर का काम क्या होता है? एनी टाइप ऑफ फिल्टर ना, यू मस्ट हैव यूज लॉट ऑफ फिल्टर्स. किए क्या फिल्टर्स यूज? बहुत सारे फिल्टर्स यूज किए. प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे किए. फॉर एग्जाम्पल हाँ, वाटर फिल्टर. ठीक है, तो वो मट्टी को निकाल देगा. करेक्ट. देन यू ऑल्सो हैव चाय भी दो. चाय तो आई एम बिग फैन ऑफ टी. तो उसको फिल्टर करते हो ना छन्नी से, तो काइंड ऑफ फिल्टर. मतलब अनवांटेड कंपोनेंट्स को निकालना इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो अभी देखो क्या है कि हमको ये जो एसी कंपोनेंट रह गया डीसी आउटपुट में एसी कंपोनेंट रह गया, उसको निकालना है. तो एक फिल्टर सर्किट लगा दिया. तो वी हैव अ फिल्टर सर्किट ओवर हियर. गुड. तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि फिल्टर सर्किट से पास करने के बाद हमको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए अ कंप्लीट फ्लैट लाइन. ओके, ऐसा मिलना चाहिए, कंप्लीट फ्लैट कांस्टेंट विथ टाइम. लेकिन नहीं मिलता है. फिर क्या होता है? ये जो रिपल है कम हो जाता है. इट रिड्यूसेस बट इट इज स्टिल देयर. तो इवन आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर जो रिपल है, ये थोड़ा कम हो गया बट इट इज स्टिल देयर. अभी भी है, कम हो गया बट है. गुड. पक्का पक्का. देन फिर फाइनली हम लोग लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर. नाम में ही है रेगुलेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटर? व्हाट इज रेगुलेटर? कंट्रोल. वेरी गुड. टू कंट्रोल और टू सेट द वैल्यूज इज कॉल्ड एज रेगुलेटर. फॉर एग्जाम्पल अभी फैन का रेगुलेटर से क्या करते हो? यू बेसिकली व्हेन यू रोटेट द नॉब, स्पीड कंट्रोल करते हो तो करंट कंट्रोल करते हो. बिकॉज व्हेन यू रोटेट द नॉब यू आर बेसिकली चेंजिंग द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस विल कंट्रोल द करंट, एंड करंट विल कंट्रोल द स्पीड. इवन गैस के केस में, गैस के नीचे भी तो होता है ना रेगुलेटर, विच बेसिकली कंट्रोल्स हाउ मच इज द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ हीट. गुड. तो यहाँ पे बेसिकली हम लगाते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर, और ये बहुत काम की चीज़ है. दिस इज वेरी यूजफुल. समझेगा कैसे? तो दिस इज वोल्टेज रेगुलेटर.
गुड, ओके। तो वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट होता है दैट इज फाइनली, हमको एक्सपेक्टेशन था डायोड रेक्टिफायर से कि कांस्टेंट डीसी मिलेगा, नहीं मिला। हमको फिल्टर सर्किट के आउटपुट से एक्सपेक्टेशन था कि कांस्टेंट डीसी मिलेगा, नहीं मिला। फाइनली हमने रेगुलेटर यूज़ किया, इससे एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट डीसी मिलेगा, अब मिला, तो फाइनली ये मिला। तो फाइनली यू हैव अ कांस्टेंट डीसी हियर, कांस्टेंट डीसी सिग्नल, एक डीसी सिग्नल मिल गया तुमको कांस्टेंट ओवर टाइम। गुड। एंड देन फाइनली, अब फाइनली हमको जो डिवाइस यूज़ करना है, विच एवर डिवाइस वी वांट टू यूज़, अब फाइनली ऐसा होगा कि जो वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट है इट गोज एज एन इनपुट टू द डिवाइस दैट वी वांट टू यूज़। तो जो डिवाइस हमको यूज़ करना है वो यहाँ पे है। अभी मतलब ये क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड का मतलब क्या, वो भी समझ लो। बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देन यू नो थोड़ा टाइम इन्वर्टर चलता है, मैंने कुछ ज़्यादा फैंस और ट्यूबलाइट लगा दिए तो क्या हो जाता है, बस हम बोलते हैं ओवरलोड हो गया। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोड? लोड मतलब जो भी तुम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूजिंग टीवी, तो जो टीवी सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, अल्टीमेटली लोड कौन ले रहा है, दैट अप्लायंस, टीवी हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, व्हाटएवर इट इज। तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो फाइनल आउटपुट पे जो भी तुम, ये फाइनल आउटपुट है, ये किसको जाएगा, इनपुट जाएगा किसको, डिवाइस को। तो जो भी तुम डिवाइस यूज़ करने वाले हो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। पक्का पक्का, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमको, हमारे पास एसी इनपुट है, हमको डीसी आउटपुट चाहिए, दैट इज़ अ होल थिंग। मतलब वी वांट टू रेक्टिफाई, वी वांट टू कन्वर्ट एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल। लास्ट बेंच, अभी मैं इसके बाद नहीं बोलूँगा तुमको, तुम्हारा ध्यान नहीं है। इसके बाद वापस तुम्हारा ध्यान नीचे गया, तुम जाओगे बाहर और अंदर कभी नहीं आओगे वापस। गुड, ओके। तो एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग सिग्नल को कन्वर्ट करना है डीसी में। गुड। लेकिन अभी इशू ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द सप्लाई दैट वी गेट इज एट 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, और आउटपुट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमको यूज़ करना है उसके लिए लोड रिक्वायर्ड है, जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो कम होता है, लाइक 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 60 वोल्ट, व्हाटएवर इट इज़। तो सबसे पहले हमको ट्रांसफार्मर यूज़ करना होता है, बिकॉज एज यू नो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप डाउन करने का या फिर स्टेप अप करने का। हम स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं, तो स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कम दिखा है, स्टेप अप होता तो ज़्यादा दिखाते। तो ये इनपुट आया विच इज़ राइट फ्रॉम योर सॉकेट सप्लाई, राइट, इट इज़ एसी सिग्नल, सो वोल्टेज इज वेरिंग विद टाइम। देन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वो भी एसी ही है, साइन साइन, कॉस कॉस, सिर्फ यहाँ पे पीक वैल्यू चेंज हो गई या आरएमएस वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि पीक एंड आरएमएस आर रिलेटेड टू एसी अदर। तो वोल्टेज इनपुट एसी था, आउटपुट भी एसी है। ओनली थिंग इज हमने यहाँ पे पीक वैल्यू को क्या कर दिया, कम। अभी जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है ये जाता है एज अ इनपुट, किसको, डायोड रेक्टिफायर को। ओके, डायोड रेक्टिफायर नाम में यह रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका जो आउटपुट है इट इज़ एक्सपेक्टेड प्योर डीसी, लेकिन इट इज़ नॉट प्योर डीसी, इट इज़ अलॉन्ग विथ कंपोनेंट्स ऑफ एसी। इसमें कुछ एसी कंपोनेंट रह गया, लेकिन एक चीज़ तो हो गई कि नेगेटिव साइड नहीं है अब। मतलब यू हैव ओनली पॉजिटिव, मतलब बेसिकली पोलैरिटी ऑफ द सिग्नल इज नो मोर चेंजिंग, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी इज चेंजिंग। तो पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा इसलिए हम बोलते हैं डीसी आउटपुट है, लेकिन इट हैज़ सम फ्रैक्शन ऑफ एसी। अब ये इसको बोलते हैं रिपल। रिपल को निकालना है तो हमने लगा दिया फिल्टर सर्किट। गुड। तो एक्सपेक्टेड था फिल्टर सर्किट को इनपुट है डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट, और फिल्टर का जो आउटपुट है इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्योर डीसी, नहीं आता है। हाँ, रिपल कम जरूर हो गया, इट इज लेस बट इट इज स्टिल देयर। देन इसका जो आउटपुट है वो किसको दे दिया, वोल्टेज रेगुलेटर को एज अ इनपुट, और वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट है, बाय द वे वोल्टेज रेगुलेटर इज नथिंग बट जीरो डायोड, वो भी डायोड ही है वो,
गुड, मैंने आपको इसलिए कल का लेक्चर इंट्रोडक्शन में बताया था पी एन जंक्शन डायोड सो इम्पॉर्टेंट हमको, और हमने देखा था इफ यू रिमेंबर नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और रिवर्स बायस अंडर ब्रेकडाउन। तो हमको अभी आज शायद या कल जब भी हमारा टाइम आएगा तब स्टार्ट करेंगे। 4 टाइप के हमको स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड देखने हैं। वन वी विल सी अंडर नो बायस सोलर सेल, वन वी विल सी अंडर फॉरवर्ड बायस एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, वन वी विल सी अंडर रिवर्स बायस और वन वी विल सी अंडर रिवर्स बायस बट ब्रेकडाउन रीजन। तो देखेंगे हम लोग। गुड, ओके। देन फाइनली जो ये वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट है दैट इज अ प्योर डीसी आउटपुट विच गोज एज एन इनपुट टू द डिवाइस दैट वी आर यूजिंग। तो ये लोड रेजिस्टेंस है डिवाइस का। होपफुली यहाँ तक क्लियर, इज इट क्लियर? गुड। तो अब हमको पहला ब्लॉक कवर करना है, तो हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक जाएंगे। पहले हम ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अभी डायोड रेक्टिफायर देखेंगे, फिर फिल्टर सर्किट देखेंगे, लास्टली विल सी अंडर स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। तो नाउ वी विल सी डायोड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर्स क्योंकि 2 है अपने पास। एक है पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर नाम में ये हाफ वेव, समझेगा अभी हाफ वेव क्या। तो पहले अब इसका तुम अच्छे से, बहुत अच्छे से डायग्राम समझ लो। सिंपल ही ये है, कुछ नहीं है, इट इज़ टू सिंपल। सिर्फ इतना याद रखना है कि हाफ वेव, मैं बार बार बोल रहा हूँ हाफ वेव इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम एक ही पी एन जंक्शन डायोड यूज करते हो, यू यूज ओनली वन पी एन जंक्शन डायोड। तो दिस इज योर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल, मतलब यहाँ से इनपुट आएगा। देन यू हैव यहाँ से ये सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर का, यहाँ से आउटपुट आने वाला है। ओके, बट तो रिमेंबर तो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी कॉइल आउटपुट, देन यहाँ पे हम लगा देंगे एक डायोड। अच्छा, बाय द वे मैंने सिर्फ कल के लेक्चर में एक चीज़ आपको बताई नहीं, मतलब रिवाइज नहीं करवाई। यू नो सर्किट में हाउ डू यू रिप्रेजेंट पी एन जंक्शन डायोड? सर्किट सिंबल क्या है पता है पी एन जंक्शन डायोड का? नहीं याद है? तो यू हैव अ ट्राइंगल और देन यू ड्रॉ अ लाइन, तो ऐसा तुम उसको दिखाते हो। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड। ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। तो एन के लिए एक सिग्नल लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्राइंगल इज पी। गुड, तो ये पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज से वर्किंग नहीं समझेगा। एंड यू हैव अ इनपुट कॉइल हियर, प्राइमरी कॉइल, एंड यू हैव आउटपुट हियर सेकेंडरी कॉइल। तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। एंड देन इट गोज टू लोड रेजिस्टेंस। लोड मतलब जो भी डिवाइस यूज करना है। अब आप बोलोगे लेकिन हमने तो ये भी तो लगाए थे ना। हाँ, तो मैं फिलहाल दिखा नहीं रहा। ऑफ कोर्स डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट डायरेक्टली लोड को नहीं जाता है, यू हैव 2 मोर ब्लॉक्स। आई एम नॉट शोइंग इट, है वो इन बिटवीन है, आई एम नॉट शोइंग इट, आई एम जस्ट शोइंग दिस डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस। अब इसका वर्किंग समझना विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मैं साथ साथ में वेव फॉर्म ड्रॉ करो, बड़ बन यहाँ ध्यान दो। ओके, तो ये है टाइम एक्सिस एंड यू हैव वोल्टेज एक्सिस। मैं 2 वेव फॉर्म दिखाऊंगा, एक इनपुट, आप थोड़ा अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। इनपुट मतलब ये इनपुट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनपुट टू द डायोड रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम लोग। आई एम नॉट शोइंग दिस इनपुट, आई एम शोइंग द इनपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर। तो यहाँ पे ये इनपुट में आई विल बी शोइंग इनपुट टू द डायोड रेक्टिफायर एंड आउटपुट में आउटपुट ऑफ द डायोड रेक्टिफायर विच गोज टू लोड रेजिस्टेंस।
ओके, देन आई विल ड्रॉ सम लाइंस हियर. ऐसे ऐसे कुछ डमी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सम डमी लाइंस, रेफरेंस लाइंस. आई विल जस्ट इनको सब बाद में डिलीट कर दूंगा मैं, तो जस्ट फॉर आवर रेफरेंस टू हैव अ प्रॉपर डायग्राम. ओके गुड. अब सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड ये ए सी था इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट भी क्या है, ए सी है. मतलब डायोड को इनपुट क्या है, ए सी है. हाँ कि ना? हाँ, अभी देखा ना हमने, इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर इज ए सी, आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज ए सी विच इज इनपुट टू द डायोड रेक्टिफायर. तो मैं पहले अब यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ input wave. So I will be drawing this kind of wave over here. Okay. पक्का पक्का, sure. No confusion. अब देखो ऐसा है, क्योंकि हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है. तो जब ये हाफ साइकिल पॉजिटिव थी, जब ये हाफ साइकिल पॉजिटिव थी, तो ए पॉइंट बन गया पॉजिटिव और बी बन गया नेगेटिव. मतलब पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप थ्रू लोड कनेक्टेड टू नेगेटिव. तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ. एक्सेलेंट, वेरी गुड. फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट पास होता है किस में से, डायोड में से, अक्रॉस द जंक्शन. और करंट पास हुआ मतलब यहाँ पे तुमको कुछ करंट मिला, इसको आईडी बोले. तो आईडी, यहाँ से करंट यहाँ आया तो आईडी इंटू आर इज आउटपुट वोल्टेज. तो वीडीसी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डीसी हो ही गया है, सिर्फ रिपल के साथ है. तो रिमेंबर, जब पॉइंट ए पॉजिटिव होगा, मतलब इनपुट हाफ साइकिल पॉजिटिव, इनपुट हाफ साइकिल पॉजिटिव, तो ए पॉइंट इज पॉजिटिव, बी पॉइंट इज नेगेटिव एंड डायोड इज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है डायोड से, आउटपुट पे करंट मिलता है. स्विच ऑन स्टेट है, स्विच ऑन. तुम्हारा स्विच ऑफ हो गया था अभी. गुड. तो थोड़ा ध्यान दो. गुड मॉर्निंग. वैसे तो इट इज़ गुड आफ्टरनून, गुड नून 12 है, उसके बाद आफ्टर हो गया 18 हो गया, 12-18. ओके, तो यहाँ पे ये आउटपुट है. तो आउटपुट है तो इधर भी आउटपुट मिलेगा ना, क्योंकि इधर आउटपुट है तो यहाँ पे भी क्या है, करंट. करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज. तो वोल्टेज वी ओ, आउटपुट वोल्टेज, या फिर वी डी सी. तो यू हैव हियर ऑल्सो. तो यहाँ पे रिमेंबर ऐसा आएगा. अब जब इनपुट साइकिल नेगेटिव हुई, इनपुट साइकिल नेगेटिव हुई, तो पोलैरिटी चेंज हो गया. तो पोलैरिटी हो गया चेंज. तो पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन टाइप टू पॉजिटिव. रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में स्विच ऑफ स्टेट होता है, मतलब यहाँ से करंट पास नहीं होता है. जीरो करंट, जीरो आउटपुट. मतलब इधर तुमको आउटपुट पे कुछ नहीं मिलने वाला है. पक्का पक्का. ओके, देन अगला इनपुट साइकिल अगेन पॉजिटिव. अगर इनपुट साइकिल पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो वापस ए पॉइंट क्या हो गया, पॉजिटिव. बी पॉइंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. तो फॉरवर्ड बायस हो गया, वापस से करंट पास हुआ, यहाँ पे करंट आया, मतलब वोल्टेज आया. ओके, तो ऐसा आएगा इधर. गुड. तो डू यू सी हाफ साइकिल में आउटपुट है, हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं है. इनपुट का हाफ साइकिल जब पॉजिटिव था तब आउटपुट है, और इनपुट का हाफ साइकिल जब नेगेटिव था तो आउटपुट नहीं है. तो ऐसा आपको मिलता है बेसिकली आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर. तो बीच में यहाँ पे मतलब आउटपुट है फिर नहीं है, है फिर नहीं है, है फिर नहीं है. इसको बोलते हैं पल्सेटिंग आउटपुट. क्या बोलते हैं, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. आउटपुट है नहीं है, आउटपुट है नहीं है, आउटपुट है नहीं है. गुड. फिर ऐसे तो बोलो कि रियल लाइफ में कहाँ काम में आता है, हमको थोड़ी चलेगा ऐसा, हम टीवी को दे रहे हैं और टीवी टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ, नहीं चलता ना ऐसा. हाँ, तो कई जगह पे हमको रिक्वायर्ड ही होता है पल्सेटिंग आउटपुट, तो वहीं पे ही होता है वो.
तो remember the instrument that we are using. There are some instruments, of course, mostly scientific instruments, not like appliances that you use in your day-to-day life. कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे तुमको आउटपुट पल्सेटिंग ही चाहिए, तो वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर. इज दैट क्लियर? पक्का पक्का. तो यहाँ पे पल्सेटिंग आउटपुट मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. गुड, डन. तो अभी है फुल वेव रेक्टिफायर. एज द नेम इम्प्लाइज, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा. फुल वेव रेक्टिफायर्स. फुल वेव रेक्टिफायर. अब इसका भी डायग्राम अच्छे से समझ लो. थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लो. थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से समझ लो. यहाँ पे भी सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर ही है, क्योंकि बेसिकली तुमको स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा. बिकॉज इफ यू वांट टू यूज इट फॉर वोल्टेजेस लेस देन 230 वोल्ट, यू हैव टू यूज स्टेप डाउन. तो ट्रांसफॉर्मर, यह आ गया ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी कॉइल. Good. Then of course, because if we are using step down, तो you have a secondary coil over here. यहाँ पे सिर्फ दो डायोड यूज होते हैं, एक की जगह पे दो. तो मैं दो डायोड दिखा देता हूँ. एक को D1 नाम देता हूँ, एक को D2 नाम देता हूँ. ओके ओके ओके, गुड. यहाँ पे आई शो सम नंबर ऑफ टर्न्स. इसको अभी भी ए पॉइंट बोलता हूँ, इसको बी पॉइंट बोलता हूँ. ये पी टाइप या एन टाइप के डायोड D1 है, ये पी टाइप या एन टाइप के डायोड D2 है. गुड. देन ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं. देन ऐसा करते हैं, यहाँ पे लोड लगा देते हैं. लोड मतलब जिसको तुम आउट, मतलब जो भी डिवाइस तुम कनेक्ट करोगे उसका रेजिस्टेंस. ओके, गुड. थोड़ा अच्छे से देख लेना. यहाँ से क्या होता है ना, पहले तो ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस RL. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंटर टैप. सेंटर टैप, टैप मतलब टच करना. तो यहाँ पे RL का एक पॉइंट यहाँ पे देखिए टैप किया होता है, टच किया होता है. सेंटर टैप. सेंटर टैप क्योंकि सेकेंडरी के सेंटर पे टैप कर रहे हो तुम, टच कर रहे हो. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, यू शुड नो. इशू इज दैट कि मैं डायरेक्ट ऐसा वायर दिखा नहीं सकता. मतलब मैंने ये वायर को और इस वायर को जॉइंट अगर ऐसा दिखा दिया तो इट मीन्स दिस इज अ जंक्शन. जंक्शन होता है ना, a point in the circuit from where current can split or current can merge is called as junction. तो मिस्टर सेकेंड लास्ट बेंच, ये जंक्शन है कि है? अभी है. जंक्शन नहीं दिखाना है. तो जंक्शन जब नहीं दिखाना हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, सर्किट्स में, व्हाट यू बेसिकली डू इज ऐसा दिखाते हैं. इसको जंपर बोलते हैं. जंपर मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है, तो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो वहाँ पे जंक्शन फॉर्म नहीं हुआ. गुड. और सेंटर टैप मतलब यहाँ पे टच कर दिया. दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. कीप ऑल्सो चेकिंग इन योर नोट्स. ऐसा है क्या? होना ही चाहिए. गुड. अब साइमल्टेनियसली वो तो ठीक है, कुछ गलती हुई भी होगी ना, तो ये जो वेव फॉर्म्स है ना इनपुट आउटपुट के, तब समझ में आ जाएगा इफ़ वी हैव मेड सम मिस्टेक. तो ये टाइम एक्सिस है यहाँ पे, और ये वोल्टेज एक्सिस है. गुड. कल के टेस्ट के बाद लगता है टेंशन ज़्यादा आ गया आप लोगों को. तुम सारा टेंशन मेरे को आ गया. वी हैव नॉट स्कोर्ड वेल. तो मुस्कराइए आप फिजिक्स क्लास में हो, मुस्कुराओ, हंसो मत जोर जोर से. आने जाने वाली चीज़ है, मार्क्स कम ज़्यादा होते रहेंगे, डोंट वरी. अभी रिलैक्स. तुमको टेंशन लेना चाहिए. टेस्ट दिया था क्या?
आई नॉट चेक योर पेपर सो फार। तो अभी ऐसा है, वापस ध्यान दो, फिर वही स्टोरी वही है, इनपुट एंड आउटपुट। So this is input waveform, this is output waveform. Again I am using some dummy lines here, reference lines है, I'll just delete them later. तो ऐसा है। Okay. But when I say you have not scored well, I am not saying only physics. So all subject की हालत खराब है। Not only for physics but also for other subjects, not very good. चलो anyway, we'll talk about it later. अब ध्यान दो। अगेन मैं काम करता हूँ ना साइड बाय साइड, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी तुमको बता देता हूँ वेव फॉर्म्स क्या है, सो दैट यू इट इज़ ईजी फॉर टू कंपेयर। मैं यहीं से ये 3 वेव फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो ब्लॉक डायग्राम था यहीं से आई जस्ट कॉपी पेस्ट। ओके ओके, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओके ऐसा ऐसा गुड। इनपुट एसी, आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर एसी बट स्टेप डाउन। और ये मैं अगर अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने इसके बाद फिल्टर लगाया है और इसके बाद क्या लगाया मैंने, रेगुलेटर, तो ऐसा अजम्पशन ले लेता हूँ कि ऐसा आ गया, लेकिन ये हाफ वे में हुआ ना, तो हाफ वे रेक्टिफिकेशन हो, तो एक बेटर ऑफ आई नॉट शो लाइक दैट। मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि हाफ वे रेक्टिफायर था, तो हाफ वे रेक्टिफायर था तो हाफ साइकिल में है फिर नहीं है, तो दैट इज़ हाउ द आउटपुट लुक्स लाइक। ऐसा इमेजिन कर लो। गुड। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेना आप और साथ में समझ लेना। तो अब यहाँ पे एज यू कैन रिमेंबर this one, input to the transformer is AC, output of the transformer is again AC but step down, और ये वेवफॉर्म यहाँ आ रहा है, इनपुट टू द डायोड रेक्टिफायर। तो यही वेवफॉर्म वहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे आएगा आपको वेवफॉर्म, ऐसा वेवफॉर्म आएगा वो। गुड, पक्का पक्का, श्योर। अब अच्छे से देख लो क्या होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब तुम्हारा इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ए पॉइंट बिकम्स पॉजिटिव एंड बी पॉइंट बिकम्स नेगेटिव। डायोड D1 का पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, so it is forward bias, और इसका पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, so this is reverse bias। तो डायोड D1 इज स्विच ऑन एंड D2 इज स्विच ऑफ। तो बेसिकली एक डायोड का तो करंट आया ही यहाँ पे, और ये करंट ऐसा गया फिर यहाँ से गया, तो यहाँ पे तुमको क्या मिला, आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा तुमको, तो ऐसा आउटपुट आएगा इधर, तो यू विल हैव आउटपुट हियर। ओके, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा इनपुट पे, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा इनपुट पे, तो देन इन दैट केस दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अभी डायोड D1 मैं लिख देता हूँ साथ में, इधर D1 था फॉरवर्ड बायस, D2 द रिवर्स बायस, मैं सिर्फ फॉरवर्ड बायस लिख रहा हूँ। देन इन दिस केस D2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस, D1 बिकम्स रिवर्स बायस। तो अभी जो करंट है वो यहाँ से तो नहीं आ रहा, लेकिन वो करंट यहाँ से जरूर आ रहा है, और ये करंट ऐसा जाके कहाँ से आएगा, लोड से, एंड अगेन यू गेट आउटपुट एट द लोड। बराबर, गुड। तो जब इनपुट साइकिल पॉजिटिव है, हु इज फॉरवर्ड बायस, D1, और जब नेगेटिव है तो D2, फिर D1, फिर D2, फिर D1, फिर D2। मतलब बेसिकली तुमको हमेशा ही क्या मिलने वाला है, आउटपुट, लेकिन रेक्टिफाइड आउटपुट। तो ऐसा है, एक बार D1
कंडक्ट करेगा, एक बार D2 कंडक्ट करेगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा आने वाला है। आउटपुट विल बी लाइक दिस, फुल वेव रेक्टिफाइड, D1 D2 D1 D2 सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर? तो ये जो मैंने दिखाया है ये करेक्ट है इस केस में, क्योंकि फुल वेव इज रेक्टिफाइड। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? तो यहाँ पे पल्सेटिंग आउटपुट नहीं है, यहाँ पे फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हुआ। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर। इसके बाद बिफोर वी गो टू फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर फिल्टर, हमने शायद पहले रिपल फैक्टर डिफाइन किया हुआ है ना? रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? बहुत सिंपल है भी। और देखो नोट्स में क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, वो सब छोड़ दो, मैं तुमको जितना बता रहा हूँ उतना समझ लो और उतना ही तुम बोर्ड में लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले रिपल मतलब क्या, पहले वो पता होना चाहिए, फिर रिपल फैक्टर कैसे डिफाइन करते हो वो देखेंगे। तो इफ यू सी द आउटपुट of a rectifier which is supposed to be DC contains a small fraction of AC component. This fraction of AC component in the DC output of rectifier is called as ripple. So the output of DC rectifier, the output of DC rectifier contains a small fraction of AC. This AC component present in the output of DC rectifier is known as ripple. अब रिपल फैक्टर डिफाइन करने के लिए डायग्राम समझ लो, क्योंकि अब थोड़ी मतलब गड़बड़ होगी, थोड़ी नहीं बहुत सारी गड़बड़ होगी, उसके तुमको मैथ्स थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तुमको बता देता हूँ बेसिक आइडिया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको उतनी, सिर्फ अभी ध्यान रखना। देखो अभी बेसिकली क्योंकि हमने बोल दिया कि डीसी आउटपुट है, तो डीसी में तो नेगेटिव साइड पे जाता ही नहीं है वोल्टेज, तो मैं अभी नेगेटिव साइड दिखाने नहीं वाला, आई विल बी शोइंग ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा है, गुड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट पे इतना आना चाहिए, तो इसको हम बोले तो वीडीसी, मतलब एक्सपेक्टेड डीसी वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर। ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हमको मिला क्या? हमको मिला अलॉन्ग विथ रिपल, मतलब ऐसा हमको मिला। तो दिस इज व्हाट वी गेट। वी वर एक्सपेक्टिंग अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन प्योर डीसी, बट दैट डीसी इज विथ मिक्सचर ऑफ एसी कंपोनेंट्स अलॉन्ग विथ रिपल। सही है? पक्का पक्का? अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है, एक्चुअली तो ऐसा आउटपुट है, लेकिन तुम अगर नोट्स में देखोगे ना रिपल फैक्टर का डायग्राम, ये तुमको ऐसा दिखाया होगा उल्टा करके, तो वो तुमको एक्चुअली साइन वेव दिखाया होगा। तो दिखाया ऐसा है, बराबर ऐसा शो किया है क्या? पहली बात तो अच्छे से समझ लो, ऐसा शो किया है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव साइड तो अभी भी नहीं आ रहा है। फिर जो ओरिजिनल वेव फॉर्म था वो क्यों नहीं शो किया? प्रॉब्लम ये आता है कि मैथमेटिकली स्पीकिंग तुमको इतना मैथ्स लगने नहीं वाला है, हमको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। मैथमेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि ये जो रेशो बनेगा, अगर आगे मैं डिफाइन करूँगा, ये इज रेशो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट रूट मीन स्क्वायर। तो मीन करना पड़ता है, मीन करने जो तुमने देखा था हम लोग मीन करते तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, राइट? और इंटीग्रेशन साइन कोसाइन का पता होता है फुल साइकिल पे, राइट? करेक्ट? या फिर इवन स्क्वायर्स के लिए भी हमने करके रखा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इसका अब निकालना है एवरेज RMS, तो मुझे इसका फंक्शनल फॉर्म पता होना चाहिए। फंक्शनल फॉर्म मतलब मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करूँ, जैसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल्स टू mx, राइट? साइन का भी पता है हमको, साइन x, कॉस का भी पता है, कॉस x। इसका पता है क्या? नहीं।
पता करना पड़ेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर है। तो हम बेटर क्या करते हैं, बोलते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव साइड तो ले नहीं लेना वैसे भी, सिर्फ इसको उल्टा करके दिखा दो। तो है एक्चुअली ऐसा रिपल, लेकिन वो आपके बुक्स में इसको ऐसा दिखाया हुआ है, तो डोंट वरी, इट्स द सेम, इट इज़ द सेम। नेगेटिव साइड में मत ड्रॉ करना, नेगेटिव वोल्टेज होता नहीं है। रेक्टिफायर का आउटपुट विल नाउ बी ओनली हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज, नो नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है तक? तो डोंट वरी, यू वांट टू शो लाइक दिस, फाइन। या जो फिर ओरिजिनल रिपल का डायग्राम तो वो दिखा दोगे तो भी सही है। बुक टू बुक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है और उसके पीछे मैथ्स, और तुमको उसके लिए उतना मैथ्स लगने नहीं वाला, मतलब फॉर दिस पर्पस वी डोंट नीड इट। है ना क्लियर? तो अभी रिपल फैक्टर डिफाइन कर देंगे। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो रिपल फैक्टर is defined as the ratio of, as the ratio of, किसका रेशियो? मत मुझे पता, तुम बता दो। RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, है ना? RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट AC का ही कंपोनेंट है वो। रिपल मतलब AC का ही कंपोनेंट AC में, to that of value of the DC component, to that of value of DC component, value of DC component। तो रिपल फैक्टर, इसको मैं RF बोल दूंगा, इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC अपॉन वैल्यू ऑफ DC। गुड। अब हम लोग कोई भी पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। ऐसे डिफाइन कर दिया ऐसा नहीं होता, ठीक है, मुझे लगा डिफाइन कर दिया, मुझे नहीं लगा डिफाइन नहीं किया, ऐसा नहीं है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आई टेल यू समथिंग सिमिलर यू हैव सीन अर्लियर आल्सो, सिमिलर, आई एम नॉट सेइंग द सेम। अगर आपको याद होगा थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन्स, हीट इंजन में हमने एफिशिएंसी नाम का एक पैरामीटर डिफाइन किया था। क्या था? हीट इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट। क्यों उल्टा? उल्टा, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो इट वाज डिफाइंड एज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। क्यों डिफाइन किया था? क्योंकि मुझे दो हीट इंजन्स को कंपेयर करना है, तो हाउ डू आई कंपेयर बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब सिंपल इतना होता है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट एज अ हीट, फॉर अ गिवन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट कितना निकल रहा है। तो दो हीट इंजन को कंपेयर करने के लिए मैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ, हम समझेंगे अभी। ऑन माई लेफ्ट मतलब ऑल द मेल कैटेगरी, मोस्ट ऑफ यू यूज मोटरसाइकिल्स गियर्ड वन। वैसे तुम 18 हो नहीं, अब तक नहीं करना चाहिए बाय लॉ, फिर भी करते हैं यूज। ऑन दिस साइड मोस्ट ऑफ यू यूज मोपेड्स, नॉन गियर्ड वन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आई वुड से। तो दोज हु आर यूजिंग गियर्ड वन, आपको पता है पर लीटर फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा आता है, लाइक फॉर डिपेंडिंग ऑन द सीसी। तो लेट अस अज्यूम कि 100 सीसी का इंजन है, 100, तो पर लीटर ऑफ पेट्रोल यू कैन गो अराउंड 75 to 80 kilometers if you maintain your vehicle properly, which I highly have doubts that you will be doing it. And on this side you use kind of Activas and other things, non-geared, तो 40 to 45 का ही निकलता है माइलेज। मतलब एफिशिएंसी वाइज योर व्हीकल इज मोर एफिशिएंट देन देयर्स। तो एफिशिएंसी क्यों डिफाइन किया? टू कंपेयर टू हीट इंजन्स। Similarly, to compare to ACs, refrigerators, we define something called as coefficient of performance. वैसे ही अगर मुझे दो डायोड रेक्टिफायर्स को कंपेयर करना है तो मेरे पास कोई एक पैरामीटर होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर नॉर्मली वी डिफाइन टू कंपेयर outputs of two diode rectifiers. Which one is better? How will you say? So of course you see, if value of DC is lower, ripple factor is higher and vice versa, correct? तो दो रेक्टिफायर्स के आउटपुट में मैं RMS वैल्यू और इसका रेशियो लूँगा एंड देन आई कैन कंपेयर कि विच वन इज बेटर।
लोअर रिपल फैक्टर मतलब बेटर वन, क्योंकि वैल्यू ऑफ डीसी ज़्यादा आएगी ना उस केस में। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। इसके बाद होगा मेरे ख्याल से कैपेसिटर फिल्टर, फिल्टर सर्किट। क्या दिया हुआ है टाइटल? फिल्टर सर्किट। तो नेक्स्ट इज फिल्टर सर्किट। इंटरेस्टिंग। शो मी द नोट्स, आई जस्ट वांट टू सी, मतलब ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। हाँ ठीक है, ओके गुड। तो अब एज यू नो द फुल ब्लॉक डायग्राम, मतलब दिस वन, ओके पक्का पक्का। तो अभी रेक्टिफायर के बाद कौन आ रहा है? फिल्टर। फिल्टर के बाद कौन आ रहा है? वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बाद कौन आ रहा है? लोड रेजिस्टेंस। मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं एक डायोड रेक्टिफायर दिखाऊंगा, फिर फिल्टर दिखाऊंगा, डायरेक्ट लोड दिखा दूंगा मैं, और ऑफ कोर्स जैसे ट्रांसफार्मर। इफ़ यू वांट टू शो ट्रांसफार्मर, शो ट्रांसफार्मर। इफ यू डोंट वांट टू शो, डजंट मैटर, आपके ऊपर है वो। तो यहाँ पे इनपुट साइड पे, और बाय द वे रिमेंबर, वैसे भी फिल्टर को जो इनपुट मिलता है वो डायरेक्टली ट्रांसफार्मर का मिलता ही नहीं है, उसको डायोड का मिलता है। डायोड का आउटपुट गोज एज एन इनपुट टू द फिल्टर। तो तुम ट्रांसफार्मर मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ याद रखना, याद रखना ये डायोड है रेक्टिफायर, क्योंकि मैं वेव फॉर्म को ड्रॉ करने वाला हूँ। इसके बाद यू हैव समथिंग लाइक दिस, और मैं फिर वो वोल्टेज रेगुलेटर भी नहीं दिखा रहा, तो वोल्टेज रेगुलेटर बाद में देख लेंगे। तो यू हैव अ लोड रेजिस्टेंस ओवर हियर आर एल, और एज आई टोल्ड यू कि देयर इज नो सर्किट एट ऑल, सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर है। इसलिए इसको फिल्टर सर्किट की जगह पे कैपेसिटर फिल्टर भी बोलते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटर फिल्टर। ओके, तो यू हैव अ कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर है। बट आई अज्यूम, आई मीन ऑफ कोर्स अज्यूम कि तुमको वेव फॉर्म्स तो याद होने चाहिए। अब ये डायोड रेक्टिफायर है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि डायोड रेक्टिफायर को जो इनपुट मिला था वो ट्रांसफार्मर का आउटपुट था। मतलब अगर मैं वेव फॉर्म की बात करूँगा तो वो AC ही है, सिर्फ वो स्टेप डाउन करके आया हुआ AC है। फिर यू मस्ट रिमेंबर इसका जो आउटपुट है वो DC है, लेकिन अलॉन्ग विथ रिपल है, रिपल अलॉन्ग विथ रिपल, ऐसा है, सो ऑन सो फोर्थ। गुड, तो ऐसा है, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसा है। गुड, पक्का। अब जो कैपेसिटर फिल्टर है, कैपेसिटर फिल्टर, इसका जो आउटपुट जाता है वो भी DC विथ कंपोनेंट्स ऑफ AC आता है। फिर उसके बाद हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे जो रिपल है वो कम हो जाता है, तो दे आर लाइक लेस। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे वो समझने के लिए तुमको वापस से वेव फॉर्म्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, और बहुत देरी है। इसलिए आई एवरी लेक्चर आई हैव सम टारगेट्स ऑफ टीचिंग ओनली अ फ्यू टॉपिक्स, नॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा सब। तो अभी ऐसा है, थोड़ा अच्छे से सुन लेना और समझना। दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और थोड़ा सा मैं जो वेव फॉर्म्स है जैसे ये वाला, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं फिर। तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज, ये तुम्हारा ये वाला वेव है, देन ये ऐसा है, ऐसा। गुड, पक्का, श्योर। अब फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर व्हेन आई से फिल्टर सर्किट, आई मीन कैपेसिटर फिल्टर, एंड आई हैव अनचार्ज्ड कैपेसिटर हियर। यहाँ पे हमने अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगाया, देयर इज नो चार्ज ओवर हियर, अनचार्ज है। तो अब और अच्छे से सुन लेना, जो रेक्टिफायर का आउटपुट है ये किसको जा रहा है? सीधा सीधा कैपेसिटर को। अब क्योंकि कैपेसिटर अनचार्ज है
तो पहले क्वार्टर साइकिल में देखो ये ना ये फुल साइकिल है, क्योंकि दैट इज द रीजन कि तुम वेवफॉर्म भूल के काम चलने नहीं वाला तुम्हारा, वेवफॉर्म भूले सब गया काम से। ये फुल साइकिल है, ये भी फुल साइकिल है विथ ऑफ कोर्स विथ स्टेप डाउन, ये भी फुल साइकिल है रेक्टिफाइड। तो हम लोग बेसिकली इसकी ही बात करते हैं फुल साइकिल। तो ये हाफ साइकिल हो गया, तो ये क्वार्टर साइकिल हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अ क्वार्टर साइकिल। अब देखो होता क्या है, क्योंकि कैपेसिटर जो तुमने लगा के रखा है वो अनचार्ज था, तो जो क्वार्टर साइकिल है ना, क्वार्टर साइकिल एज अ इनपुट टू कैपेसिटर, इस क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्जिंग। तो कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज इन द क्वार्टर साइकिल। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर क्लियर? 100% क्लियर? तो सिंस क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है, तो लोड पे कुछ जा नहीं पा रहा है, क्योंकि इसी ने यूज कर लिया। इसका मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है फाइनल आउटपुट, वहाँ पे वोल्टेज तुमको ड्रॉप होते हुए दिखेगा। कैसे दिखेगा? ड्रॉप होते हुए। तो देखो ये ऐसा ड्रॉप हुआ, बिकॉज पहले क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर वॉज गेटिंग चार्ज अप, हेंस कैपेसिटर ने वोल्टेज यूज कर लिया, तो आगे कुछ फॉरवर्ड मतलब कुछ गया ही नहीं, तो लोड पे वोल्टेज स्टार्ट्स डिपिंग डाउन, ड्रॉप होना। अब अगले क्वार्टर साइकिल में, क्योंकि अभी कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा? लोड के थ्रू। मतलब अब लोड पे तुमको क्या मिलने लगेगा पता है? करंट। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल है उस पे लोड में से करंट जा रहा है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस इज आउटपुट वोल्टेज, तो वापस तुमको दिखेगा कि सब बढ़ रहा है। तो इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन, समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, बेटर ऑफ so you have something like this. तो ऐसा आएगा। गुड गुड। तो ऐसा हो गया, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब वापस सब अगला क्वार्टर साइकिल आएगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? कैपेसिटर वापस क्या होगा? चार्ज। अब कैपेसिटर चार्ज होगा तो वापस से आउटपुट पे, क्योंकि करंट कम हो गया तो वोल्टेज भी कम होगा, और उसके अगले क्वार्टर साइकिल में वापस क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? डिस्चार्ज। तो वापस से आउटपुट पे क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज विल इंक्रीज हियर। गुड। अब मैं इनको हटा देता हूँ, ये हमारे रेफरेंस लाइन से, जस्ट गेट इट ऑफ देम। सही है। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। डू यू सी व्हाट हैपेंड? डू यू सी क्या हुआ है? रिपल क्या हो गए? कम हो गए। यहाँ तक क्लियर क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो वो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस फुल डायग्राम समझ में नहीं आएगा वो। तो क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है, हेंस लोड तक करंट नहीं पहुँच रहा है, हेंस लोड पे पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगले क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, मतलब वो लोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो करंट कहाँ से आएगा? लोड से, तो लोड पे वोल्टेज बढ़ेगा। फिर अगले क्वार्टर साइकिल में वापस से कैपेसिटर का क्या होगा? चार्जिंग होगा, वापस से वोल्टेज कम होगा, फिर वापस से वोल्टेज बढ़ेगा। तो सो फार हमने आज सबसे पहले वी स्टार्टेड ऑफ विद ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, ट्रांसफार्मर का इनपुट आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर गोस एज इनपुट टू डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट गोस एज इनपुट टू फिल्टर का आउटपुट विल गो एज इनपुट टू द वोल्टेज रेगुलेटर, एंड वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट विल गो एज लोड रेजिस्टेंस को इनपुट। ऐसा होगा। तो सो फार हमने ट्रांसफार्मर तो चैप्टर नंबर 12 में देख लिया था, EMI में, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन में। आज हमने डायोड रेक्टिफायर देखे दो टाइप के, एक है हाफ वेव, एक है फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में जब इनपुट साइकिल पॉजिटिव होता है तो ही हमको आउटपुट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है, पल्सेटिंग आउटपुट है। Whereas for full wave rectifier we use two diodes, D1, D2. Half wave input positive half cycle input, D1 is forward bias, negative half, D2 is forward bias.
देन D1 इज फॉरवर्ड बायस, देन D2 इज फॉरवर्ड बायस। तो दोनों में से एक हमेशा फॉरवर्ड बायस है, तो फुल वेव एक्टिवेशन होता है। तो वो हाफ वेव और ये आ गया फुल वेव। इसके बाद हमने डिफाइन किया समथिंग कॉल्ड एज रिपल फैक्टर। सो रिपल क्या है? ऑफ कोर्स द AC component present in the output of a DC rectifier, right? And ripple factor is a ratio of RMS value of AC component to that of value of DC component, DC voltage basically. गुड। फिर हमने देखा कि ये फिल्टर या फिर कैपेसिटर फिल्टर ये रिपल को कम कैसे करता है। तो डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट गोज एज एन इनपुट टू कैपेसिटर। डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो फुल साइकिल, क्योंकि हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर का चार्जिंग होगा तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा। अगले क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होगा थ्रू लोड रेजिस्टेंस, तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। एंड अगेन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल डिप होगा, वापस से बढ़ेगा। क्लियर यहाँ तक? गुड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर।